हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ रहे थे ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने कौन कौन से टाइप्स पढ़ लिए थे? तो आपको याद होगा, हम लोगों ने फिजन कर लिया था। फिजन में हम लोगों ने बाइनरी फिजन भी कर लिया है और मल्टीपल फिजन भी कर लिया है। याद आ रहा होगा ना, बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है और मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया था? उसके बाद हम लोगों ने बडिंग कर लिया था। उसमें हमने आपको एक्सोजीनस बडिंग पढ़ाया, उसमें हमने आपको एंडोजीनस बडिंग पढ़ाया। आपको एग्जाम्पल भी याद आ रहा होगा, ईस्ट का याद आ रहा होगा, हाइड्रा का याद आ रहा होगा। ठीक है। उसकी हमने आपको वीडियो क्लिप्स भी दिखाई थी। आपको याद आ रहा था ना, जैसे हाइड्रा की वीडियो क्लिप जिसमें टेंटिकल्स थे, फिर एक एक्सोजीनस बड बना था, ओरल ग्रुप बनी थी, फिर उसके चारों तरफ टेंटिकल्स निकल आए थे। फिर स्मॉल हाइड्रा जो होता पेरेंटल हाइड्रा से क्या हो गया था? डिटैच हो गया था। काफ़ी ब्यूटीफुल वीडियो था, प्रॉपर हमने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया था। ठीक है। ईस्ट की भी हमने आपको वीडियो क्लिप दिखाई थी ना, तो ईस्ट में कैसे बडिंग होती है, और साथ ही साथ हमने आपको डायग्राम भी क्या कहते हैं दिखाया था। आप ऐसा किया करो, आप लोगों को शायद कई बार ऐसा लगता हो ना कि हम लोग नोट्स कैसे बनाए हैं ना, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती होगी, तो आप लोग बीच बीच में पॉज करके लिखने लग जाते होगे। आप ऐसा करो, अगर आपको नोट्स बनाने हैं ना, तो उसका सबसे बेहतर तरीका हम आपको बताते हैं। उससे आपको क्या होगा कि पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से भी आ जाएगा और नोट्स बनाने में भी बहुत ही क्या होगा, बहुत ही कन्वीनियंट फील करोगे। आप पूरा वीडियो जानते हो, क्या किया करो, जब भी आपके क्या कहते हैं ऐप में वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप पहले पूरा लेक्चर प्रॉपर सुना करो। ठीक है। आप लिखा ही मत करो, इस वजह से क्योंकि सब कुछ तो लिखा हुआ ही है। आप बिल्कुल आराम से कहानी की तरह बैठ के पूरे लेक्चर को क्या करो, सुनो, चाहे लेट कर सुनो, चाहे बैठ के सुनो, आराम से ईयरफोन लगा लो, ठीक है, हेडफोन लगा लो, और क्या कहते हैं, पूरा लेक्चर सुनो प्रॉपर, कुछ भी मत लिखो। और फिर जब आप एक बार पूरा लेक्चर सुन लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से लेक्चर को क्या कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए। और जब लेक्चर को रीस्टार्ट कीजिए, तो फिर बीच बीच में पॉज कर करके उसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके दिमाग में एक बेसिक फ्रेम भी तैयार हो जाएगा, तो आपको पता भी रहेगा कि हमें क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। ठीक है। और अगर आप ऐसे बीच बीच में लेक्चर को रोक रोक कर लिखोगे ना, तो आपकी जो रिदम है वो क्या होगी, वो ब्रेक होगी। ठीक है। तो उससे आपको कई बार क्या कहते हैं, पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है। तो ध्यान रखना, क्या करना है, पहले पूरी वीडियो को सुनना है, और फिर सेकंड टाइम में फिर से वीडियो को सुनना है। ठीक है। और उसे क्या करना है, फिर पॉज कर करके आप नोट्स को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है। तो अब आप लोग सुनिए। तो हम लोग टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी विजन हो गया, मल्टीपल विजन हो गया। मल्टीपल विजन में आपको याद आ रहा होगा इंसिस्टेशन, ठीक है, और स्पोरुलेशन, वो सब किस तरह से हमने उसको सस्पेंड एडेप्टेशन, किस तरह से हमने उसको पेरिनेशन से कनेक्ट किया था, तो वो सारी बातें भी आप समझ गए होगे। ठीक है। बडिंग हो गया है, फ्रेगमेंटेशन हो गया है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं स्पोरुलेशन में। ठीक है। स्पोरुलेशन, अच्छा आपको याद है ना, हमने फ्रेगमेंटेशन के सारे आपको बता दिए थे कॉन्सेप्ट। हमने कहा था पूरी बायोलॉजी में आप बता सकते हो कहाँ कहाँ फ्रेगमेंटेशन होगा, केवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को चेक करके। याद आ रहा होगा ना आपको, मल्टीसेलुलर अनडिफरेंशिएटेड अगर बॉडी होगी, ठीक है, और मल्टीसेलुलर अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब या तो थैलस और या तो फिलामेंट। ठीक है। तो उससे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता सकते हैं कि वहाँ वहाँ फ्रेगमेंटेशन होगा। और बाइनरी विजन किस में होता है, यूनिसेलुलर। बाइनरी विजन के सारे टाइप्स हमने आपको बता दिए थे, सिंपल इरेगुलर बता दिया था, ठीक है, हमने आपको लॉन्गिट्यूडनल बता दिया था, हमने आपको ट्रांसवर्स बता दिया था, और प्रॉपर डायग्राम के थ्रू हमने आपको बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्पोरुलेशन। ये जो स्पोरुलेशन का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है। स्पोरुलेशन का मतलब है कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरुलेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एसेक्सुअल स्पोर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरुलेशन। अब यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर के ब्रैकेट में हमने क्या लिख रखा है, माइटोस्पोर लिख रखा है। तो माइटोस्पोर का क्या मतलब है, तो माइटोस्पोर का मतलब है कि ऐसे स्पोर जो माइटोसिस से बनेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइटोस्पोर। दो तरह से स्पोर्स बन सकता है, एक माइटोस्पोर और एक मियोस्पोर। बहुत आसान सा मतलब है। माइटोस्पोर का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड थ्रू माइटोसिस, और मियोस्पोर का मतलब जो क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस। अभी आपको एक एक बात हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। पहली बात, ये जो स्पोरुलेशन के थ्रू हम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो आपने एल्गी पढ़ रखा है, तो वहाँ पर भी आपने एसेक्सुअल स्पोर पढ़ रखा है। आपने जब फंजाई पढ़ रखा है, तब भी वहाँ पर आपने एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़ रखे हैं। जब आपने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ रखा है, तो वहाँ पर भी आपने कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़ रखे हैं। ठीक है। जब आपने बैक्टीरिया पढ़ा है, तो वहाँ पर भी आपने एंडोस्पोर पढ़ रखा है। ठीक है। तो 11th की ही ये सारी बात है, स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है। आपने बैक्टीरिया में, आपने फंजाई में, आपने एल्गी में जितने भी एसेक्सुअल स्पोर्स पढ़ रखे हैं,
उनके थ्रू रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है, उसी बात को हम लोग यहाँ पर फिर से क्या करने जा रहे हैं, रिकॉल करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि उस समय आपके कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा अच्छे ना हो पाए हों, ना डेवलप हो पाए हों। ठीक है, और या तो हो भी गए होंगे तो फिर आप अच्छे से क्या करो और रिवाइज करो और अपने कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, सोचते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। ठीक है, आप पूरी तरह से बॉटनी की दुनिया में क्या कर जाओ, एंटर कर जाओ, सब कुछ भुलाकर। अब आपको पता है कि ये जो स्पोर होता है, ये बॉटनी के अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। फिर से अपने दिमाग में बैठा लो, जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, और आपको पता है इंटरेस्टिंगली, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, तो जब भी रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर होती है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, हम आपको क्यों कह रहे हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आपने एल्गी में स्पोर पढ़ा है, आपने फंजाई में स्पोर्स पढ़ रखे हैं सेक्सुअल स्पोर, आपने बैक्टीरिया में पढ़ रखा है सेक्सुअल स्पोर, लेकिन जैसे ही आप हायर प्लांट में आओगे, ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो वहाँ पर आपको एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन भले ही आपको एसेक्सुअल स्पोर्स ना मिले, लेकिन स्पोर वहाँ पर भी बनता है। ठीक है, वहाँ पर जो स्पोर बनेगा वो मियोसिस से बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, हम आपको बता क्या रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि पूरी बॉटनी के अंदर, ठीक है, तो पूरी बॉटनी के अंदर, एल्गी के अंदर, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यहाँ तक कि फंजाई और बैक्टीरिया, सारे लिविंग, ये जितने भी पूरी बॉटनी के अंदर आपको स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बार बार देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप नेचर को फील करो, कहीं ना कहीं एक प्लांट वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं बॉटनी में ये जो स्पोर जैसी स्ट्रक्चर है वो अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोगों को एनालाइज करना है, और देखो हम लोगों को क्या एनालिसिस करना है, हम लोगों को ये एनालिसिस करना है कि स्पोर दो तरह से पूरी बॉटनी में बना है। ठीक है, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर बना है, और या तो जहां पर एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है, तो वहां जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब स्पोर बनता है। ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनता है ना, आपको हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या है, मियोसिस। ठीक है, तो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो जहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर मियोसिस के थ्रू स्पोर बनता है, और जब मियोसिस के थ्रू स्पोर बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मियोस्पोर। ठीक है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी 11th में, तो आपने सुन रखा होगा तीन टाइप की मियोसिस होती है। एक आपने जाइगोटिक मियोसिस सुन रखा होगा, स्पोरिक मियोसिस सुन रखा होगा, और गैमेटिक मियोसिस। अब गैमेटिक मियोसिस से तो गैमीट बनता है, तो इसको हटा दो। जाइगोटिक मियोसिस ऑन जाइगोट होता है, जाइगोट में जब मियोसिस होती है तब भी स्पोर्स बनते हैं। ऐसा कहाँ पर आपने पढ़ रखा है, आपने एल्गी में पढ़ रखा है, आपने फंजाई में पढ़ रखा है। जैसे फंजाई में एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर, वो जाइगोटिक मियोसिस से ही बनते थे। ठीक है, एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो फिर उन सारे स्पोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, मियोस्पोर कहेंगे। अगर हम ब्रायोफाइट में चले जाएं तो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट बनता था, फूड सीट एंड कैप्सूल, कैप्सूल में स्पोरिक मियोसिस होती थी तो स्पोर बनता है। ठीक है, और ब्रायोफाइट से तो स्पोरोफाइट हर जगह मिलता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हर जगह स्पोरोफाइट मिलता है। तो हर जगह जहाँ जहाँ स्पोरोफाइट है वहाँ वहाँ कौन सी मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस, और स्पोरिक मियोसिस से कौन से स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, या फिर हम उन्हें क्या कह सकते हैं, मियोस्पोर कह सकते हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पूरी बॉटनी में दो तरह से स्पोर बन रहा है, एक माइटोसिस से बन रहा है, एक मियोसिस से बन रहा है। जब मियोसिस से बनेगा तो आंख बंद करके मानना कि वो सेक्सुअल स्पोर्स है, वो मियोस्पोर्स है, और उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जब भी इससे, अब हम आपको क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, इससे हम आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि आप बिना पढ़े ही बता सकते हो कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स हो रहा है तो वो स्पोर कभी भी मियोसिस के थ्रू नहीं बन सकता है, वो स्पोर हमेशा किसके थ्रू बनेगा, माइटोसिस के थ्रू बनेगा, और माइटोसिस के थ्रू बनने की वजह से ही हम उस स्पोर को क्या कहेंगे, माइटोस्पोर। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना, जैसे मियोस्पोर हो जाएगा तो मियोसिस हो जाएगी, और मियोसिस किसका इवेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट होता है। इसका मतलब है कि मियोस्पोर को हमको किससे कनेक्ट करना होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे, और जानते हो सब कुछ
क्या कहते हैं बॉटनी में, प्लांट किंगडम में बहुत सिस्टमेटिक है, और सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक हम किस सेंस में कह रहे हैं, जैसे हमने आपको कहा ना, आपको बैक्टीरिया में ये एसेक्सुअल स्पोर माइटोस्पोर देखने को मिलेगा, आपको फंजाई में माइटोस्पोर देखने को मिलेंगे, आपको एल्गी में माइटोस्पोर देखने को मिलेंगे। ब्रायोफाइट से माइटोस्पोर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रायोफाइट से जानते हो आपको कौन से स्पोर देखने को मिल जाएंगे, मियोस्पोर। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मियोस्पोर। और इवन एल्गी में भी मियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, फंजाई में भी मियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलिए अब आपको माइटोस्पोर और मियोस्पोर क्लियर हो गया होगा, और कौन एसेक्सुअल से रिलेटेड है, कौन सेक्सुअल से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं स्पोर को लेकर हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप होने लगी होगी कि स्पोर बॉटनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या है, मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग ये सोचते हैं, जब हम आपसे कह रहे हैं कि स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो जरा हम सोचते हैं कि नेचर ने स्पोर को बनाया क्यों। तो एक बात तो आपके दिमाग में चलेगी कि स्पोर किस बात के लिए बनता है, रिप्रोडक्शन के लिए बनता है, प्रोपेगेशन के लिए बनता है, ठीक है। तो स्पोर की एक सिग्निफिकेंस हमने क्या लिख दी है, तो स्पोर की एक सिग्निफिकेंस हमने लिख दी है प्रोपेगेशन। तो स्पोर किस बात के लिए बनता है, प्रोपेगेशन के लिए बनता है, किस बात के लिए बनता है, फॉर रिप्रोडक्शन। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। आपको पता है स्पोर की अगर हम सिग्निफिकेंस को देखेंगे तो उसके कई एस्पेक्ट हैं। अगर हम स्पोर की सिग्निफिकेंस को देखेंगे तो कई एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट उसका पेरिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। हम पेरिनेशन पर खूब जोर देते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इकोलॉजी के, ठीक है। तो जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे, पेरिनेशन वगैरह पढ़ोगे तो वो आपको काफ़ी आसान लगेगा। सस्पेंड एडेप्टेशन, हमने आपसे कहा था ना 4 तरह के एडेप्टेशन होते हैं, रेगुलेट, माइग्रेट, कन्फर्म और रेगुलेट। रेगुलेट होता है, माइग्रेट होता है, कन्फर्म होता है, सस्पेंड होता है। तो उसमें जो सस्पेंड एडेप्टेशन होता है ना, तो सस्पेंड एडेप्टेशन का मतलब है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का क्या हो जाना, स्लो हो जाना, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बना लेता है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेता है, एक तरह से वो सस्पेंडेड हो जाता है, और उस तरह के एडेप्टेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंडेड एडेप्टेशन। तो जानते हो स्पोर का एक एम जानते हो, पेरिनेशन भी हो सकता है, सस्पेंड एडेप्टेशन भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब स्पोर कब बनेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। और ये बात हम आपको बता देंगे कुछ ऐसा कि आप पहचान ले जाओगे कि स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। तो ये देखो हमने यहाँ पर लिखा है थिक वॉल्ड, क्या लिखा है हमने, थिक वॉल्ड। तो आप ध्यान रखना कि जब भी स्पोर थिक वॉल्ड हो, तो जब भी स्पोर थिक वॉल्ड हो तो आप समझ जाना कि उसकी जो थिकनेस है वो इसी वजह से है ताकि उसे क्या मिल सके, पेरिनेशन। तो यहाँ पर देखो हमने फिर से आपका बना रखा है फेस कि आप सोचो, है ना। तो अगर आप सोचोगे तो जहाँ पर भी पेरिनेशन है तो वहाँ पर आप इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच लोगे, आराम से आप सस्पेंड एडेप्टेशन सोच लोगे। ये हम आपको इस वजह से जोर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी बॉटनी में आपको कई बार पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। और उसे अगर आप सस्पेंड जब आपको इकोलॉजी में सस्पेंड एडेप्टेशन पढ़ाया जाएगा ना, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम जहाँ जहाँ आते जाएगा वहाँ वहाँ हम आपको बताते चले जाएंगे, और एग्जामिनर जानते हो कहीं से भी उठाकर किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी भी चैप्टर में क्या कर देता है, फिट कर देता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। तो स्पोर कब पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जब उसके पास थिक वॉल है। जैसे अगर आपने स्लाइम मोड्स पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ठीक है। आपको याद होगा ये सेलुलर स्लाइम मोड्स। तो स्लाइम मोड्स के केस में आपको पढ़ा होगा ना कि स्लाइम मोड्स क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, स्पोर्स बनाता है। और उसके जो स्पोर्स में कैसी वॉल होती है, थिक वॉल होती है, और उसी थिक वॉल की वजह से उसे क्या मिल जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आपको बैक्टीरिया याद आ रहा है, बैक्टीरिया में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है ना, स्पोर। और वो जो एंडोस्पोर होता है वो भी कैसी स्ट्रक्चर होता है, तो वो भी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, 3 लेयर्ड इन थिकनेस होता है। तो फिर एंडोस्पोर को भी क्या मिल जाता है, तो एंडोस्पोर को भी अच्छा खासा क्या मिल जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों ने स्पोरुलेशन देखा था ना, तो स्पोरुलेशन हम लोगों ने अमीबा में देखा था, तो वहाँ पर भी इंसिस्टेशन हुआ था। तो वहाँ पर भी जब इंसिस्टेशन हुआ था तो उससे भी उसे क्या मिल रहा था, तो उससे भी उसको पेरिनेशन मिल रहा था, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एक स्पोर देखेंगे, क्लेमाइडो स्पोर, ठीक है। तो जो क्लेमाइडो स्पोर होता है वो भी थिक वॉल होता है। तो थिक वॉल है, इसका मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा होगा। इसका मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशन से उसको पेरिनेशन चाहिए। पेरिनेशन का मतलब सभी लोगों को पता है ना, पेरिनेशन का मतलब होता है टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में उसको आसानी से क्या मिल सके, सर्वाइवल मिल सके, ठीक है। तो इफ थिक वॉल्ड होगा तो सस्पेंड एडेप्टेशन, तो ये एक उसका दूसरा एस्पेक्ट है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि अगर उसके पास थिक वॉल मौजूद है, ठीक है। और एक तीसरा इकोलॉजिकल एम, आपको पता है इकोलॉजिकल एम हर पॉपुलेशन जानते हो क्या चाहता है, इस दुनिया में जितनी भी स्पीसीज मौजूद है, जितनी भी पॉपुलेशन मौजूद है, इस बात को आप खुद से फील करो। जैसे हम लोगों को घूमना फिरना पसंद है, ठीक है। ह्यूमन देखो क्या कहते हैं, विश्व के हर कोने में क्या है, लगभग लगभग मौजूद है,
ठीक है। तो इसी तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इन्नेट क्या कहते हैं डिज़ायर होती है, और वो इन्नेट डिज़ायर क्या होती है, वो अपने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, वो अपने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। तो अगर वो अपने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसके थ्रू वो अपना जियोग्राफिकल क्या कर सके, एक्सपेंशन कर सके। अब हम लोगों के पास तो पैर है, दिमाग है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अपना जियोग्राफिकल क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इसके थ्रू करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये देखो जो फंजाई है, एल्गी है, तो ये लोग स्पोर्स बनाते हैं, और स्पोर का जो मेन काम होता है, तो स्पोर का मेन काम जानते हो क्या होता है, ये स्पोर गेट डिस्पर्स्ड, स्पोर्स गेट डिस्पर्स्ड, स्पोर्स क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, दूर दूर बिखर जाते हैं। तो जैसे बहुत तेजी से, तो मेन डिस्पर्सिंग जो क्या कहते हैं एजेंट होता है वो विंड होता है, बड़ी तेजी से हवा चलेगी और स्पोर क्या कर जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहाँ जाकर गिरते हैं वहाँ पर वो न्यू ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो स्पोर क्या होता है, डिस्पर्स होता है, और जैसे दूर दूर फैलेगा, तो जैसे दूर दूर, अब सोचो अगर हम ही कहीं जा रहे हैं, हमारी बॉडी में स्पोर क्या कहते हैं किसी तरह से स्टिक कर गया, हम इधर से उधर गए, तो हमारे थ्रू भी स्पोर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो स्पोर का मेन काम ये भी होता है कि वो डिस्पर्जल का काम करता है, उससे उस ऑर्गेनिज्म, उस पॉपुलेशन, उस स्पीसीज का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्पोर्स के कितने एस्पेक्ट आ गए, तो स्पोर रिप्रोडक्टिव साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा, स्पोर के थ्रू डायरेक्ट प्रोपेगेशन भी हो सकता है। डायरेक्ट प्रोपेगेशन किस में होता है, यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ये एसेक्सुअल स्पोर बनाएगा, और यही स्पोर डिस्पर्स हो जाएगा, और जहां जाकर गिरेगा वहां पर नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर थिक वॉल्ड होगा तो वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। प्रोपेगेशन, पेरिनेटिंग और डिस्पर्सल, माइटोस्पोर कब कहेंगे, मियोस्पोर कब कहेंगे, मियोस्पोर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोस्पोर आपको जहाँ जहाँ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ वहाँ आपको क्या मिल जाएगा, मियोस्पोर मिल जाएगा। तो प्रोटिस्टा से ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट है, तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, आपको हर जगह क्या मिल जाएंगे, मियोस्पोर। हाँ, ये जो माइटोस्पोर है ये आपको प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग एक बार जब हो गई तब से कंटिन्यूअस चल रही है। क्यों चल रही है आपको पता है, क्योंकि ये वेरिएशन लेकर आता है, और वेरिएशन की वजह से क्या होता है, एवोल्यूशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होता। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आपको इतनी सारी बातें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर की सिग्निफिकेंस हम लोगों को फील होने लगी होगी, है ना। माइटोस्पोर और मियोस्पोर समझ में आ गया होगा। एसेक्सुअल स्पोर, तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे ये ऑर्गेनिज्म है ये माइटोसिस करके क्या बनाएगा, तो ये माइटोसिस करके स्पोर बनाएगा, और स्पोर क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, जहाँ जाकर गिरेंगे वहाँ जर्मिनेट करेंगे। कभी भी बॉटनी में जर्मिनेशन वर्ड लिख कर आया करें ना, तो आप उसका मतलब ग्रोथ, माइटोसिस समझना। और जब वो जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेट करने के बाद फिर से क्या बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब इसी को आप साइकिल के थ्रू, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म में मान लेते हैं एल्गी है, फंजाई है, ठीक है। तो ये एल्गी है या फिर फंजाई है, इसने माइटोसिस किया, माइटोसिस से क्या बना दिए, अब माइटोसिस से स्पोर, एस फॉर स्पोर, माइटोसिस से स्पोर बन रहा है, तो एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे, माइटोस्पोर्स होंगे। विंड के द्वारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। अगर वाटर में बनेगा तो वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाएगा, और डिस्पर्स होने के बाद जहां पर भी पहुंच कर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का मतलब प्रॉपर ग्रोथ होता है, जर्मिनेट का मतलब सेल डिवीजन होता है, तो फिर से क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उस तरह से आपको एक साइकिल क्या होती है समझ में आती है, ठीक है। अगर हम स्पोर की बात करें ना, तो स्पोर जनरली कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्पोर जनरली यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यूनी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है ना। तो स्पोर जनरली कैसा स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यूनी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। हाँ, कई बार एक्सेप्शनली क्या हो सकते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ गए कि स्पोर कैसा होता है, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर के साथ साथ अगर आप चाहो तो इस बात को लिख सकते हो कि जनरली स्पोर कैसा होता है। तो जनरली अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, तो आप एक बात यहाँ पर अगर हम लिख दें कि जनरली स्पोर्स कैसे होते हैं, तो जनरली स्पोर्स कैसे होते हैं, तो जनरली स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अब देखो आपको ये बात तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना, तो आपको ये सारी बातें कुछ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। एल्गी क्या होता है, एल्गी हैप्लॉइड होता है। तो अगर मान लेते हैं ये एल्गी है, तो एल्गी हैप्लॉइड है, तो ऑब्वियस है कि ये माइटोसिस के थ्रू क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। तो ये जब माइटोसिस के थ्रू स्पोर बनाएगा, तो ऑब्वियस है कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो जो स्पोर बनेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होता है।
बनेगा। अब फंजाई कैसा होता है, वो भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो फंजाई भी जो स्पोर बनाएगा वो भी कैसा स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी हैप्लॉइड होते हैं, तो उससे भी जो स्पोर बनेगा वो भी कैसा स्पोर होगा, हैप्लॉइड स्पोर होगा, ठीक है। और मियोसिस के थ्रू जब स्पोर बनेगा तो आपको पता है कि मियोसिस के थ्रू क्या होता है, डिप्लॉइड से क्या स्ट्रक्चर हो जाती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में कभी माइटोसिस नहीं होती है। तो याद रखना मियोस्पोर जब भी बनता है ना, तो मियोस्पोर हमेशा 2n से बनेगा। तो मियोस्पोर को जो बनाने वाली सेल होगी वो हमेशा क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, क्योंकि वहां आप क्या सोचोगे, कभी भी हैप्लॉइड सेल में मियोसिस नहीं हो सकती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस में कभी मियोसिस नहीं होता है। हमेशा मियोसिस किस में होगा, तो मियोसिस के लिए कम से कम डिप्लॉइड का होना क्या है, जरूरी है। इसका मतलब जहां जहां मियोस्पोर बनेगा तो वो किससे बनेगा, तो मियोस्पोर हमेशा किससे बनेगा, डिप्लॉइड सेल या डिप्लॉइड न्यूक्लियस से बनेगा, ठीक है। तो फाइनली हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मियोस्पोर है तो वो तो हैप्लॉइड होगा ही, ठीक है। और माइटोस्पोर कहाँ बनता है, एल्गी और फंजाई में, और एल्गी में, फंजाई में और किस में, बैक्टीरिया में, और वो सब के सब कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्पोर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और जनरली कैसे होते हैं, तो जनरली कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, अब हम जनरली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शनली आपको कई बार एल्गी में क्या हो जाएगा, तो कुछ डिप्लॉयड एल्गी भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको जनरली एल्गी की प्लॉयडी बतानी है तो आप हमेशा हैप्लॉयड ही बताओगे। तो जनरली अगर आपको एल्गी डिप्लॉयड मिल गया, या फिर जब आपने प्रोटिस्ट पढ़ा होगा, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनॉइड, ठीक है, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोआ, तो उस प्रोटिस्टा में भी कुछ क्या होते हैं, तो प्रोटिस्टा के भी कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होंगे वो जब एसेक्सुअल स्पोर बनाएंगे तो माइटोसिस से बनाएंगे, तो उनका जो स्पोर बनेगा वो क्या होगा, वो डिप्लॉयड होगा, ठीक है। तो ऐसे तो एसेक्सुअल स्पोर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों हो सकता है, लेकिन जनरली या मोस्टली कैसा होता है, तो मोस्टली कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। क्यों, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, जहां एसेक्सुअल स्पोर बनता है वो हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर माइटोसिस के थ्रू स्पोर बनाएगा तो हैप्लॉइड बनेगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म माइटोसिस के थ्रू बनाएगा तो डिप्लॉइड बनेगा। मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर तो आपसे ये पूछा जाए कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, वो डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन हम, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि मोस्टली वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो डिप्लॉइड होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जरूर बनती है। अब आपको पता है हमने दो तरह की मियोसिस बताई ना, जाइगोटिक मियोसिस और स्पोरिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट में होगा, जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा। और जो स्पोरिक मियोसिस है वो स्पोरोफाइट में होता है, और स्पोरोफाइट भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा। इससे इस कंक्लूजन पर हम पहुंच सकते हैं कि जो मियोस्पोर्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होगा, और जो माइटोस्पोर होगा वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली या जनरली कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये बातें हम लोग को समझ में आ गई। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले एक होता है स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। तो आपने फंजाई में स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ा होगा, एल्गी में आपने स्पोरेंजियोस्पोर पढ़ा होगा। फंजाई का एक बहुत ही कॉमन टाइप का सेक्सुअल स्पोर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। फिर आपने क्लेमाइडोस्पोर्स पढ़ा होगा, फिर आपने एकाइनेट के बारे में भी पढ़ा होगा। कुछ और भी स्पोर्स होते हैं जैसे हिप्नोस्पोर्स होते हैं और ओइडिया, तो इन नाम से अवेयर हो जाओ। बैक्टीरिया में आपने क्या पढ़ रखा है, तो बैक्टीरिया में आपने एंडोस्पोर भी पढ़ रखा है, तो एक स्पोर्स और लिख दिया, वो हमने क्या लिख दिया, एंडोस्पोर्स लिख दिया। ऐसे स्लाइम बोर्ड्स में भी आपने स्पोर्स पढ़ रखे हैं, तो स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, एकाइनेट। अब आपसे एग्जामिनर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कौन, इन कोई बॉक्स बना देगा, ठीक है, उसमें कई सारे स्पोर्स लिख देगा और पूछेगा कि कौन कौन से माइटोस्पोर हैं, ठीक है। तो आप समझ जाना माइटोस्पोर का मतलब एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे, ठीक है। अब उसमें जैसे एस्कोस्पोर का भी नाम दिया रहेगा, बेसिडियोस्पोर का भी नाम दिया रहेगा, ठीक है। तो एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर का अगर नाम दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर आपको पता है ना, वो जाइगोटिक मियोसिस से एस्कोर बेसिडियोमाइस्टिस में बनता है, तो ऑब्वियस है कि वो कैसे होंगे, वो सेक्सुअल स्पोर होंगे। तो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, एकाइनेट, हिप्नोस्पोर, ओइडिया, एंडोस्पोर, ये सब कैसे होते हैं, ये सब के सब एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है। आपको अगर हम फंजाई के केस में एक तरीका बताते हैं, ठीक है, ये शायद आपको ये तरीका पता भी होगा। फंजाई में जैसे एसेक्सुअल स्पोर भी बहुत बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर भी बहुत बनते हैं, तो हमको ये फंजाई में याद करने का तरीका क्या है, तो फंजाई की में आपने जितनी भी क्लासेस और सब क्लासेस पढ़ रखी हैं, तो फंजाई की जितनी भी क्लासेस और सब क्लासेस हैं उनका नाम सेक्सुअल स्पोर के नाम पर ही है। जैसे
oomaइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो ooमाइसिटीज में ओ स्पोर सेक्सुअल स्पोर, जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर वो भी कैसा है सेक्सुअल स्पोर। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सबको पता है इम्परफेक्ट फंजाई होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है अब्सेंट होता है। तो इसका मतलब है कि फंजाई के क्लासेस और सब क्लासेस से मिलता जुलता जो नाम है वो सेक्सुअल स्पोर है, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पोर का नाम मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो सेक्सुअल स्पोर है। तो यू स्पोर, oomaइसिटीज, जाइगोस्पोर, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये जो ऊ स्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर ये सेक्सुअल है, और जो सेक्सुअल है वो किस किस से बनेगा, फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस, इसका मतलब वो मियोस्पोर है। और बाकी ये जितने भी नाम है स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, ओइडिया, ठीक है, तो ये सब समझ जाना कि ये सब क्या है एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, आप इसके कुछ पॉइंट्स तो अपने आप बता सकते हो ना कि ये सब के सब क्या होंगे, सब के सब माइटोस्पोर होंगे, माइटोसिस से बनेंगे और फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, और डिस्पर्स होने के बाद जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगा, बना देगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। स्पोरेंजियोस्पोर में एक जूस्पोर होता है और दूसरा कौन सा स्पोर होता है, एप्लेनोस्पोर होता है। अभी हम आपको दोनों के बारे में बता देंगे। ठीक है, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है, बहुत आसान है। इसको दो पार्ट में क्यों बांटा गया है, क्योंकि इसमें एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है। अब एप्लेनो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, नॉन मोटाइल, और जू का मतलब क्या हो जाएगा, जू मतलब एनिमल, एनिमल लाइक नेचर मतलब लोकोमोशन। तो आप ये समझना ये मोटाइल स्पोर है और ये क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर है। एप्लेनो वर्ड का मतलब ही नॉन मोटाइल है, तो आप जू स्पोर को एक नाम और दे सकते हो। आप जू स्पोर को क्या कह सकते हो, तो जू स्पोर को आप क्या कह सकते हो, तो जू स्पोर को आप प्लेनोस्पोर भी कह सकते हो, और इसको क्या कह सकते हो, एप्लेनोस्पोर। अगर ये मोटाइल है ये नॉन मोटाइल है तो तुरंत अपना दिमाग लगाओ। आपको पता है अगर मोटाइल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि इसके पास फ्लैजला होता होगा, और ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है इसके पास मतलब फ्लैजला नहीं होता होगा। फिर से सोचना स्टार्ट करो, जितना पढ़ा करो उतना सोचा करो, है ना। तो फिर से अगर हम लोग सोचना स्टार्ट करें तो फ्लैजला किसका एडेप्टेशन होता है, तो फ्लैजला जमीन में रहने के लिए एडेप्टिव फीचर है या फिर पानी में रहने के लिए एडेप्टिव फीचर है। तो फ्लैजला कहाँ का एडेप्टिव फीचर है, पानी में रहने के लिए। इसका मतलब है कि जूस्पोर कहाँ बनेगा, तो जूस्पोर उन ऑर्गेनिज्म में बनेगा जो जो क्या है बताइए, एक्वेटिक है, और एप्लेनोस्पोर उन ऑर्गेनिज्म में बनेगा जो कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल है। क्योंकि जूस्पोर का मतलब मोटाइल, मोटाइल के लिए फ्लैजला चाहिए, फ्लैजला एक्वेटिक एडेप्टेशन है। अब जो भी फंजाई, अगर ये मान लेते हैं स्पोरेंजियोस्पोर एल्गी में भी बनता है फंजाई में, तो जो भी फंजाई एक्वेटिक होगा वहां पर क्या बनेगा, जूस्पोर, और जो भी टेरेस्ट्रियल होंगे एप्लेनोस्पोर। और फंजाई की जो क्लासेस हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज है कि बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन एक्वेटिक है कौन टेरेस्ट्रियल है। देखो सीक्वेंस में ही हम लोग पढ़ते हैं, oomaइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो सबसे प्रिमिटिव कौन हुआ, oomaइसिटीज। तो oomaइसिटीज एक्वेटिक है और उसके बाद जितने भी हैं वो टेरेस्ट्रियल है। इसका मतलब है हम लोगों को सीधे ऐसे ही एग्जाम्पल समझ में आ गया कि जूस्पोर कहाँ बनेगा, तो जूस्पोर oomaइसिटीज फंजाई में बनेगा। और उसके बाद जो जाइगो, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो है वो सब टेरेस्ट्रियल फंजाई है, तो वो सब टेरेस्ट्रियल फंजाई है, तो वहां पर जूस्पोर बनने का चांस नहीं है। ठीक है, अब अगर जाइगोमाइसिटीज में जूस्पोर जैसा कोई बनेगा, ठीक है, लेकिन फ्लैजला नहीं होगा, तो फिर जाइगोमाइसिटीज में कौन बन जाएगा, एप्लेनोस्पोर। तो अगर हम लोग इस तरह से सोचे ना तो हम लोगों को कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसी बात को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपको पूरी साइकिल समझ में आ गई, इतने टाइप के सेक्सुअल स्पोर समझ में आ गए, कुछ फीचर है सेक्सुअल स्पोर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करने लगेगा, और किस बेसिस पर आपको इनके नाम याद करने हैं। आपको सेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर में कोई कंफ्यूजन ना डेवलप हो तो उसको हमने माइटोमियो से भी कनेक्ट कर दिया है, और साथ ही साथ फंजाई की क्लासेस और सब क्लासेस के नाम से हमने सेक्सुअल स्पोर को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, किसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी और किसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, अब हम लोग एक एक के बारे में बात करेंगे। तो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ 4 स्पोर के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी जो अदर्स लिखे हैं ना आप उसके सिर्फ नाम ही ध्यान रखना। स्पोरेंजियोस्पोर, अब इन जब स्पोर्स के बारे में पढ़ाया जाता है ना तो हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि कौन से स्पोर्स एंडोजिनस होते हैं और कौन से स्पोर्स एक्सोजिनस होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो, आप नाम से ही पता कर सकते हो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो स्पोरेंजियोस्पोर में ये आ गया स्पोरेंजियो। ठीक है, और स्पोरेंजियो से आप एक वर्ड ध्यान रखना, और वो वर्ड क्या है, स्पोरेंजियम। क्या वर्ड ध्यान रखना, स्पोरेंजियम। तो जैसे स्पोरेंजियो आया तो स्पोरेंजियो से आप एक वर्ड ध्यान रखोगे,
और वो वर्ड क्या है? स्पोरेंजियम। ठीक है, और एंजियम का मतलब आप हमेशा याद रख लेना, एंजियम का मतलब क्या होता है? सैक होता है। अभी जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे तो उसमें आप माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ोगे, उसमें आप मेगा स्पोरेंजियम पढ़ोगे। तो स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है? सैक। और सैक कैसी स्ट्रक्चर होती है? तो एक सैक जो होती है वो एक बंद, ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। तो सैक वर्ड का मतलब समझ जाओ। देखो एंजियम, सैक, और एक वर्ड हम आपको और लिख देते हैं यहीं पर, एक वर्ड हम आपको और लिख देते हैं, एस्कस। क्या लिख देते हैं? एस्कस। तो या ध्यान रखना, ये जो हमने वर्ड लिखे हैं ना, पहला वर्ड हमने क्या लिखा? एस्कस। दूसरा वर्ड क्या लिखा? एंजियम। तीसरा वर्ड हमने क्या लिखा? सैक। आप इन तीनों का मतलब एक ही समझना, ठीक है। कहीं पर भी अगर सैक मिलकर लिखा मिल जाए, जैसे आपको मिलेगा आगे चलकर पॉलन सैक, तो आप समझ जाना है कि एक बंद मेम्ब्रेन, तो पॉलन सैक के अंदर पॉलन बनेगा तो एंडोजिनस होगा। कहीं पर आपको लिखा मिलेगा स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम में एंजियम आ गया। एंजियम का भी मतलब आप क्या समझना कि एक बंद मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो जहां पर भी एंजियम वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना कि जो स्पोर्स हैं वो सब क्या होंगे? बताइए, एंडोजिनस होंगे, ठीक है। और अगर एस्कस वर्ड भी लिख कर आ जाए तो एस्कस का भी मतलब सैक होता है, एंजियम होता है, तो भी आप समझ जाना कि एस्कस के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर बन रही है तो वो क्या हो जाएगी? एंडोजिनस। हम सीधी सी बात आपको बता रहे हैं, आप बस इन तीन वर्ड को ध्यान रखो, एस्कस, एंजियम और सैक। जहां पर ये वर्ड ना आए, ठीक है, वहां पर आप सीधे क्या सोच सकते हो? एक्सोजिनस। और जहां पर ये वर्ड आ जाए तो आप तुरंत सोच लेना एंडोजिनस, ठीक है। जैसे कोनिडिया, तो कोनिडिया में इन तीनों में कोई वर्ड नहीं आता है। कोनिडिया बनता भी ये कोनिडियो फोर में है, स्ट्रिगमेटा में है। तो इसका मतलब है कि कोनिडिया में कभी भी कोनिडेंजियम, एस्कस इस और सैक इस तरह के वर्ड नहीं आते हैं। तो कॉमन सेंस ऑपरेट करना, कोनिडिया क्या होगा? एक्सोजिनस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी स्पोर आ जाए, अगर आपसे पूछा है क्लामाइडो स्पोर, तो वहां पर भी इस तरह का कोई वर्ड नहीं आया तो वो भी एक्सोजिनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपसे ये कहा जाए स्पोरेंजियो स्पोर, तो इसमें तो एनजीओ आ गया, तो एनजीओ से समझ जाना ये क्या हो जाएगा? एंडोजिनस हो जाएगा। और स्पोरेंजियो स्पोर के दो टाइप होते हैं, जू स्पोर और एप्लानो स्पोर। तो इसका मतलब जू स्पोर, एप्लानो स्पोर खुद क्या है? स्पोरेंजियो स्पोर है। जू स्पोर जो है वो मोटाइल स्पोरेंजियो स्पोर है, और जो एप्लानो स्पोर है वो नॉन मोटाइल स्पोरेंजियो स्पोर है। तो इसका मतलब जू स्पोर, एप्लानो स्पोर दोनों ही एक बंद स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे तो वो क्या होंगे? एंडोजिनस। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे ना तो हमें एंडोजिनस एक्सोजिनस याद करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अब जैसे जू स्पोर को बताया जाएगा, जू स्पोर फॉर्म्ड इनसाइड जू स्पोरेंजियम। तो जू स्पोर जो होता है वो जू स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो बस नाम से ही क्लियर है कि अगर अगर हमको नहीं भी पता है तब भी हमको पता है कि ये स्पोरेंजियो स्पोर है, एंडोजिनस है, तो फिर हर हाल में ये किसी एंजियम के अंदर ही बनेगा। तो इस वजह से ये कहाँ बनेगा? ये जू स्पोरेंजियम में बनेगा। अब जैसे एस्कोमाइस्टीज में जब आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल स्पोर, एस्को स्पोर, और आपसे पूछा जाए कि बताओ एस्को स्पोर एंडोजिनस है कि एक्सोजिनस है, तो देखो एस्को स्पोर में एस्कस वर्ड आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर एस्कस वर्ड आ गया तो आप समझ जाओ कि एस्को स्पोर एस्कस में बन रहा है। एस्कस मतलब सैक होता है, इसका मतलब नाम से ही क्लियर है कि एस्को स्पोर कैसा होगा? एंडोजिनस। और यहीं अगर आपने बेसिडियोमाइस्टीज में जब सेक्सुअल स्पोर, बेसिडियो स्पोर पढ़ा होगा तो उसमें तो बेसिडियो स्पोर एक्सो होगा कि एंडो? तो बताओ बेसिडियो स्पोर में एस्कस, एंजियम, सैक जैसे कोई वर्ड आता है? कुछ नहीं आता है। इसका मतलब है कि बेसिडियो स्पोर कैसे हो गए? एक्सोजिनस होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एसेक्सुअल स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर की बात कर रहे हैं, तो स्पोरेंजियो में स्पोरेंजियम आया तो यही समझ जाएंगे एंडोजिनस। अब बिना इसको पढ़े हम लोग स्पोरेंजियो स्पोर से कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? पहला पॉइंट देखो भी मत, एसेक्सुअल स्पोर है मतलब माइटोसिस से बनेगा, माइटोस्पोर हो गया, डिस्पर्स हो जाएगा, जनरेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, पहला पॉइंट, ठीक है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? इसी में कम से कम 2-3 पॉइंट हो गए। स्पोरेंजियो स्पोर जो होता है इसमें स्पोरेंजियो आ गया तो ये एंडोजिनस होगा कि एक्सोजिनस होगा? तो ऑब्वियसली ये एंडोजिनस होगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी क्या है। हाँ, मोस्टली कैसा होगा? हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। तो बस हम लोग को समझ में आ गया ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, मोस्टली यूनिन्यूक्लिएट होगा, हैप्लॉइड होगा, माइटोस्पोर होगा, एंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। इंपॉर्टेंट। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हमने लिख दिया, तो फेवरेबल कंडीशन जैसे ही हमने लिख दिया तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि क्या ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है? कभी नहीं, ठीक है। तो ये कभी भी पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। और क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, और पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। अब एक दूसरी बात, अगर हम लोगों को ये पता करना है कि स्पोर की स्ट्रक्चर में वॉल होता है कि नहीं होता है,
ठीक है। तो ये जो एक्वेटिक स्पोर है, जू स्पोर, ये वॉललेस होता है। तो एक्वेटिक स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर वॉललेस, मतलब नेकेड बोलते हैं। तो इसके पास वॉल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, अब जितने भी टेरेस्ट्रियल स्पोर आपको मिलेंगे, ठीक है, जैसे ये एक्वेटिक फंजाई में होता है, तो एक्वेटिक फंजाई में होता है तो इसमें क्या कहते हैं, वॉल नहीं मिलेगा। लेकिन ये जितने भी टेरेस्ट्रियल फंजाई हैं, टेरेस्ट्रियल फंजाई में जाइकोमाइस्टेज, एस्कोमाइस्टेज, बेसिडियोमाइस्टेज, ठीक है, डिटेरोमाइस्टेज, तो उन सब में अगर एसेक्सुअल स्पोर होगा तो वहाँ पर वॉल होगा, ठीक है। बस वहाँ पर आप ध्यान रखना कि अगर स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा तो थिक वॉल होगा, और अगर फेवरेबल कंडीशन में बनेगा तो फिर अगर वॉल होगी तो कैसी वॉल होगी, तब वॉल थिन वॉल होगी, ठीक है। इससे हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं, आप इंटर कन्वर्टिबल है। अगर आपसे कह दिया जाए स्पोर फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है तो तुरंत सोच लो कि थिन वॉल होगा, और अगर कोई आपसे कह दे कि थिन वॉल है तो आप समझ जाना कि फेवरेबल कंडीशन में बनेगा, ठीक है। अगर हम उसमें चले जाएं, अगर कोई कह दे कि आपसे स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है तो आप तुरंत सोच लो कि वो थिक वॉल्ड है, और अगर आपसे कोई कहता है कि थिक वॉल्ड है तो फिर समझ जाओ कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। आ गया होगा आपको इतना समझ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जू स्पोर के केस में आप समझ लेना कि ये एक्वेटिक है, ठीक है, ये फ्लैजलेटेड होता है। बस ध्यान रख लेना कि जू स्पोर कैसा होता है, नेकेड होता है। नेकेड का मतलब कैसा होता है, वॉललेस होता है, ठीक है। इसमें जो फ्लैजला होते हैं वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकता है, बाई फ्लैजलेट हो सकता है, क्वाड्री फ्लैजलेट हो सकता है, कभी कभी मल्टी न्यूक्लिएटेड वगैरह भी हो सकता है, जैसे वाउचेरिया वगैरह में। खैर वो आपको नहीं जानना, ठीक। आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे हमने लिखा है बाई क्वाड्री और मोर, जब आपने एल्गी पढ़ा है तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तो आपने पढ़ा है ना कि जो फ्लैजला होते हैं वो नंबर में 2 से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। आपने ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तभी हमने क्वाड्री के बाद मोर भी लिख दिया है, ठीक है, कि फ्लैजला जनरली तो 2 होता है, फिर 4 भी हो सकते हैं और कभी कभी 8 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में देखो तो आपको रेड एल्गी वाला पॉइंट याद आ रहा है कि रेड एल्गी में ये जो जू स्पोर बनता है वहाँ पर फ्लैजला अब्सेंट होता है, ठीक है। तो रेड एल्गी में फ्लैजला अब्सेंट होता है, तो या फिर हम कह सकते हैं कि रेड एल्गी के जू स्पोर में फ्लैजला अब्सेंट होता है। तो रेड एल्गी के जू स्पोर को क्या हम लोग टेक्निकली स्ट्रिक्ट सेंस में जू स्पोर कह सकते हैं, नहीं। फिर हम लोग रेड एल्गी के जू स्पोर को हम लोग जू स्पोर ना कह के हमें क्या कहना चाहिए, एप्लानो स्पोर कहना चाहिए, ठीक है। आपको पॉइंट याद आ रहा है ना कि रेड एल्गी में फ्लैजलेट स्ट्रक्चर क्या होती है, अब्सेंट होती है। वहाँ पर क्या कहते हैं, जो भी एसेक्सुअल स्पोर होता है उसके पास फ्लैजला नहीं होता है। तो अगर हमको जू स्पोर के एग्जाम्पल्स चाहिए तो कौन हो जाएंगे, तो एल्गी में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, आपने पढ़ा है ना, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 तक एपिकल फ्लैजला होता है। आपको ब्राउन एल्गी याद आ रहा होगा जिसमें 2 फ्लैजला होते हैं, लेटरली इंसर्टेड फ्लैजला होते हैं, याद आ रहा है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में ये फ्लैज जू स्पोर होगा, ब्राउन एल्गी में ये जू स्पोर होगा, और एक्वेटिक फंजाई में ये क्या होगा, जू स्पोर। अगर देखा जाए तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो एल्गी एक्वेटिक होता है, ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, मतलब ब्रायोफाइट में जमीन में आने की कोशिश की है। तो ब्रायोफाइट ने अगर जमीन में आने की कोशिश की है तो फिर ऑब्वियस है कि ब्रायोफाइट से टेरेस्ट्रियल नेचर स्टार्ट हो गया है, तो फिर ब्रायोफाइट में इस तरह के नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, एल्गी पूरी तरह से एक्वेटिक है, तो अगर एल्गी पूरी तरह से एक्वेटिक है तो फिर क्या होगा, मतलब अगर हम कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो एल्गी जनरली एक्वेटिक है। तो अगर एल्गी जनरली एक्वेटिक है तो एल्गी में क्या बनेगा, जू स्पोर। फंजाई एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, तो फंजाई में कहीं पर जू स्पोर होगा, कहीं पर नहीं होगा। और कौन होता है फंजाई में एक्वेटिक, अभी बताया, ओमाइसिटीज। तो इसका मतलब ओमाइसिटीज। तो ओमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर होगा, और एल्गी में क्या होगा, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में स्पोरेंजियोस्पोर होगा। और उस स्पोरेंजियोस्पोर में जू स्पोर कहाँ होगा, तो जू स्पोर ओमाइस्टिस, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और एप्लानोस्पोर कहाँ होगा, रेड एल्गी में होगा। और टेरेस्ट्रियल फंजाई जैसे कि एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस, ठीक है। अभी बेसिडियोमाइस्टिस का एक पॉइंट होता है कि कॉमनली एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होता है, वो आपने 11th में पढ़ रखा होगा, तो चलिए जाने दीजिए, वो अभी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी क्लियर कि फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम माइटोस्पोर यूनिसेलुलर फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, इस वजह से पेलिनेशन नहीं होगा। अब देखो हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, बंद स्ट्रक्चर है। अगर आपको इसका नाम लिखना है तो एंजियम है, सैक है, तो इसको ऐसा सैक जिसमें क्या बन रहा है, जू स्पोर बन रहा है, तो इस सैक को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इस सैक को हम लोग सीधे कह सकते हैं
जूस्पोरेंजियम, क्या कह सकते हैं, जूस्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या बन रहे हैं, जूस्पोर्स, उस पे हमने फ्लैजला दिखाए हैं। इसको क्या कहेंगे, तो स्पोरेंजियम को जो बेयर करेगा, स्पोरेंजियम को जो होल्ड करेगा, स्पोरेंजियम को जो कैरी करेगा, उसको हम कहेंगे स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फोर को याद, ध्यान रखो, फोर। फोर वर्ड का मतलब क्या होता है, फोर वर्ड का मतलब क्या होता है, फोर वर्ड का मतलब होता है बेयरिंग। ठीक है, स्पोरेंजियम बेयरिंग स्ट्रक्चर, तो स्पोरेंजियम बेयरिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोफोर। कोनेडिया बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोनेडियोफोर हो जाएगा। एस्कस बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एस्कोफोर हो जाएगा। बेसिडियम बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेसिडियोफोर। तो स्पोरेंजियम बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्पोरेंजियोफोर। अब इस पूरी बॉडी को क्या कह सकते हैं, तो बॉडी के लिए हम लोग कार्प वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, CARP। तो इस होल स्ट्रक्चर को हम एक नया नाम दे सकते हैं, और नया नाम क्या दे सकते हैं, स्पोरोकार्प। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूरी बॉडी को देना है तो बॉडी के लिए क्या आता है, तो बॉडी के लिए कार्प आता है। स्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्पोरोकार्प हो जाएगी। ठीक है, तो स्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्पोरोकार्प। ये जूस्पोर हो जाएगा, ये जूस्पोरेंजियम हो जाएगा, ये स्पोरेंजियोफोर हो जाएगा, ये स्पोरोकार्प हो जाएगा। ये बस्ट हो जाएगा, स्पोर्स बाहर डिस्पर्स हो जाएंगे, जर्मिनेट करके फिर से क्या बना देंगे, ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, फ्लैजलेट में हमने लिखा है एक्वेटिक एडेप्टेशन। तो एक्वेटिक एडेप्टेशन से आपको इसके एग्जांपल याद रहेंगे, एक्वेटिक फंजाई, यूमास्टिस, एल्गी में ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और ये वॉललेस होते हैं, मतलब नेकेड है। ठीक है, एप्लानोस्पोर, तो बता दिया एप्लानो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, नॉन मोटाइल। अगर ये नॉन मोटाइल है तो कैसा होगा, नॉन फ्लैजलेट होगा। नॉन फ्लैजलेट होगा तो फिर एक्वेटिक एडेप्टेशन तो इसके पास है नहीं, तो पानी वाले फंजाई में होगा नहीं। तो इसका टेरेस्ट्रियल फंजाई कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जाइगोमास्टिस। तो जाइगोएस्कोबेसिडियो ड्यूटेरोमास्टिस में कौन सा होगा, टेरेस्ट्रियल फंजाई में क्या होगा, तो एप्लानोस्पोर होगा। तो जाइगोमास्टिस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होगा, जाइगोमास्टिस के एग्जांपल जैसे राइजोपस होता है, म्यूकर होता है, तो उसमें एप्लानोस्पोर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने जाइगो ही लिखा है, एस्कोबेसिडियो ड्यूटेरो नहीं लिखा है, क्योंकि आपको पता है हायर फंजाई में, ठीक है, हायर फंजाई कौन है, एस्कोबेसिडियो ड्यूटेरो, तो उसमें जो कॉमन सेक्सुअल स्पोर होता है वो कोनेडिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, इसको सिर्फ कहाँ लिख रखा है, जाइगोमास्टिस। अच्छा, ये आपको कैसे याद रहेगा, तो देखो आपने पढ़ा होगा फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस की तो दो सब क्लासेस आपने पढ़ा है, ओमाइसिटिस एंड जाइगोमास्टिस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसा स्पोर ओमाइसिटीज में बनता है, जाइगो में भी उसके जैसा स्पोर ही बनना चाहिए। ठीक है, तो उसके जैसा ही बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एप्लानो स्पोर और ये जो जू स्पोर है, ठीक है, इन दोनों को ही हमने क्या कहा है, स्पोरेंजियो स्पोर है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में सिमिलरिटी तो है ना, इसी बेसिस पर तो इनको स्पोरेंजियो स्पोर कह रहे हैं। तो जू स्पोर और एप्लानो स्पोर दोनों ही क्या है, स्पोरेंजियो स्पोर हैं। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों में सिमिलरिटी यही है कि दोनों ही एंडोजिनस होते हैं, बंद स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहेगा। आपको पता है इस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ने से आप फंजाई का भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका पैरेलल क्या होता चला जा रहा है, कंप्लीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो फिर हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल, अब अगर जूस्पोर ओमाइसिटीज में बनता है तो फिर ऑब्वियस है कि एप्लानोस्पोर भी ओमाइसिटीज से ही जो रिलेटेड ग्रुप है उसमें बनना चाहिए। और ओमाइसिटीज का रिलेटेड ग्रुप कौन होता है, जाइगोमाइसिटीज, क्योंकि ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज दोनों ही कहाँ रखे गए हैं, फाइकोमाइसिटीज। तो आपको होता है ना, फाइकोमाइसिटीज में ही कौन रखा गया है, तो फाइकोमाइसिटीज में ही ओमाइसिटीज रखा गया है, और कौन रखे गए हैं, जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमास्टिस। ठीक है, ओमास्टिस के एग्जांपल जैसे एलोमाइसिस होता है, सेप्रोलिग्निया होता है। जाइगोमास्टिस का पॉपुलर एग्जांपल कौन होता है, राइजोपस एंड म्यूकर। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, बस थोड़ा सा फर्क क्यों हो जाता है, क्यों फर्क हो जाता है, क्योंकि ये एक्वेटिक है और ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है। इसका मतलब है कि इसके जो एसेक्सुअल स्पोर होंगे, इसके एसेक्सुअल स्पोर होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, बस फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा कि इसमें एक्वेटिक एडेप्टेशन होगा, इसमें एक्वेटिक एडेप्टेशन नहीं होगा, मतलब ये फ्लैजलेट होगा, मतलब ये नॉन फ्लैजलेट होगा। लेकिन अगर ये एंडोजिनस है इसका एसेक्सुअल स्पोर, तो इसका भी एसेक्सुअल स्पोर कैसा होगा, एंडोजिनस होगा। ठीक है, एल्गी के केस में हमने रेड एल्गी लिख दिया, ग्रीन एल्गी के केस में स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा में भी एप्लानोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, एप्लानोस्पोर कैसे होते हैं, अब देखो ध्यान रखना, पानी में वॉल नहीं होता है, लेकिन जैसे ही जमीन में आ गया वॉल आ गई। अब वॉल थिन वॉल होगा कि थिक वॉल होगा, तो अभी तो हमने अनफेवरेबल कहा ही नहीं है, हमने आपसे कहा स्पोरेंजियोस्पोर किस कंडीशन में बनता है, फेवरेबल कंडीशन में। तो अगर फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है तो फिर अगर वॉल है तो फिर कैसी वॉल होगी,
तो फिर अगर वॉल है तो कैसी वॉल होगी, थिन वॉल होगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कोनिडिया। तो कोनिडिया कहाँ बनता है, तो आपको पता है कोनिडिया कहाँ बनता है, हायर फंजाई। हायर फंजाई कौन कौन हो गए, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस एंड ड्यूटेरोमाइस्टिस। लेकिन आपको याद होगा कि आपने 11th में एनसीईआरटी में बेसिडियोमाइस्टिस में एक लाइन पढ़ी होगी, बेसिडियोमाइस्टिस में एक लाइन पढ़ी होगी कि एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉमनली एब्सेंट हियर। एसेक्सुअल स्पोर वहाँ कॉमनली एब्सेंट होता है, हेंस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज मोस्ट कॉमन या मोर कॉमन। ऐसी लाइन आपने कहाँ पढ़ रखी है, बेसिडियोमाइस्टीज में पढ़ रखा है। ठीक है, तो फिर कोनिडिया कहाँ मिलेगा, तो फिर बेसिडियो को हटा दो और कोनिडिया कहाँ मिलेगा, एस्कोमाइस्टीज में मिलेगा और ड्यूटेरोमाइस्टीज में मिलेगा। ठीक है, और सबसे कॉमन टाइप का सेक्सुअल स्पोर कौन होता है, कोनिडिया। अब देखो इसमें एंजियम, सैक, एस्कस वर्ड नहीं आ रहा है, तो कोनिडिया जो होता है वो एक्सोजिनस होगा कि एंडोजिनस होगा, ऑब्वियस है एक्सोजिनस होगा। बाकी ये माइटोस्पोर होगा कि मियोस्पोर होगा, अब क्योंकि एसेक्सुअल है तो माइटोस्पोर होगा, तो माइटोसिस से बनेगा और डिस्पर्स हो जाएगा और जर्मिनेट करके क्या बना देगा, नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। क्योंकि ये फंजाई में बनता है सिर्फ, तो फिर इसका मतलब है नए ऑर्गेनिज्म में ये किसको बना देगा, फंजाई को बना देगा। ठीक है, पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखा देते हैं, ऑलरेडी आपने देखा होगा। तो देखिए दो डायग्राम हमने बना रखे हैं। अब ये एस्परजिलस है, तो एस्परजिलस एस्कोमाइस्टीज है, पेनिसिलियम ये क्या है, एस्कोमाइस्टीज है। ये वाला डायग्राम तो आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये देखो ये कोनिडिया है, तो कोनिडिया देख रहे हो बाहर की तरफ बन रहा है, अगर बाहर की तरफ बन रहा है तो ये क्या है, एक्सोजिनस है। और कोनिडिया देख रहे हो चेन लाइक मैनर में सीरीज जैसे बन रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि चेन लाइक मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ये एक बॉटल शेप स्ट्रक्चर के ऊपर बनता है, और इस बॉटल शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस बॉटल शेप स्ट्रक्चर को स्ट्रिगमेटा कहते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में नॉन फर्टाइल टिश्यू होता है, तो नॉन फर्टाइल टिश्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोलुमेला कह सकते हैं। अब ये देखो ये कोनिडिया बेरिंग ब्रांच हम इसको मान सकते हैं ना, तो इसको हम लोग कोनिडियो 4 कहते हैं। तो अब देख रहे हो यहाँ पर 4 आ गया, और 4 का मतलब हमने आपसे क्या कहा था, बेरिंग। तो आप हाइफी के इस पार्ट को क्या कह सकते हो, कोनिडियो 4 कह सकते हो। तो ये एस्परजिलस में बनता है, एस्परजिलस एस्कोमाइस्टीज का मेंबर होता है। ठीक है, ये डायग्राम तो अगर बनकर आएगा तो आप पहचान ले जाओगे। ठीक है, तो ये कोनिडिया है। इसके बाद पेनिसिलियम का डायग्राम है। ठीक है, तो कई सारी बुकों में या कई जगह पर पेनिसिलियम का भी बना होता है, तो हमने पेनिसिलियम भी बना दिया। और पेनिसिलियम भी किसका मेंबर है, एस्कोमाइस्टिस में। अब पेनिसिलियम में क्या होता है कि ये जो कोनिडियो 4 है, तो ये कोनिडियो 4 है, तो अगर देखा जाए तो ये बाकी से कोई जब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, आपसे एग्जामिनर नहीं पूछने जा रहा है। हाँ, पहले की बुकों में था एनसीईआरटी में, लेकिन अब एनसीईआरटी में नहीं है, कोनिडियो 4 है। और फिर लास्ट में यही देखो बॉटल शेप स्ट्रक्चर क्या हो गई, ये बॉटल शेप स्ट्रक्चर फिर से उसकी जैसे स्ट्रिगमेटा हो गई, कोनिडिया हो गई, चेन लाइक मैनर में निकल रहा है। आप पता है ये निकलता कैसे है, ये निकलता कुछ इस तरह से है। देखो अगर इसमें हम 1 2 3 की बात 4 की बात करें, तो देखो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसमें ये पहला पहला निकलता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, फिर इसके बाद अंदर से दूसरा आएगा, तो अंदर से दूसरा आएगा तो फिर ये किस तरह से हो जाएगा, तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, फिर अंदर से तीसरा आएगा, तो फिर अंदर से तीसरा आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, और फिर तीसरे के बाद चौथा आएगा, तो फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे इससे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कहा जाता है कि कोनिडिया बेसिपिटल मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक है, बेसिपिटल, एक्रोपिटल जैसे वर्ड आपने मार्फो में सुने होंगे ना, पीटल का मतलब होता है टुवार्ड्स, एक्रो मीन्स अपेक्स, एक्रोपिटल टुवार्ड्स अपेक्स, बेसिपिटल टुवार्ड्स अपेक्स। और ये जो एक्रोपिटल और बेसिपिटल वर्ड होते हैं, ये यंग एलिमेंट के बेसिस पर हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं, मतलब जो रेफरेंस होता है यंग एलिमेंट होता है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो यंगेस्ट एलिमेंट है तो वो 1 वाला होगा कि 4th वाला होगा, तो ऑब्वियस ये तो सबसे पुराना है, ये सबसे नया है, तो सबसे नया ये है। तो जो सबसे नया वाला है वो बेस के पास है या बेस से दूर है, तो वो बेस के पास है, तो बेस के पास होने की वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे, बेसिपिटल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कोनिडिया का अरेंजमेंट जो होता है वो चेन लाइक मैनर में तो है, लेकिन एक्रोपिटल है कि बेसिपिटल है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, बेसिपिटल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यहाँ पर कोनिडियो 4 को देखो, स्ट्रिगमेटा, और फिर उसके बाद किसको देखो, कोनिडिया को देखो। ठीक है,
नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पर कुछ और भी इसमें ब्रांचिंग होती है, तो इसमें ब्रांचिंग होती है तो कोनिडियोफोर की जो फर्स्ट ब्रांचिंग होती है, बाइफर्केशन होता है, तो उस ब्रांच को हम लोग रैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैमी। तो RAMI। फिर उसमें फर्दर ब्रांचिंग होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैचुली कहते हैं। तो ये मैचुली है, और फिर उसी मैचुली में क्या लगे रहते हैं? स्टिग्मेटा। इसका मतलब है कि तुम डर मत जाना इस डायग्राम को देख रहे हैं, दो ही नए नाम तो आए, एक रैमी और एक मैचुली। सबसे नीचे तो कोनिडियोफोर है, फिर ऊपर जाओगे तो इस तरह से वाई शेप रैमी, फिर इसके ऊपर जाओगे तो वाई शेप, तो मैचुली, और मैचुली में क्या लगा रहेगा? एस्ट्रिगमेटा, और एस्ट्रिगमेटा में कौन अरेंज होंगे? कोनिडिया। तो ये दो डायग्राम आपको मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान सा डायग्राम है, ठीक है। और कोनिडियोफोर, फोर का मतलब क्या होता है? बेरिंग होता है। दोनों ही किसके मेंबर हैं? तो दोनों ही एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। अब हम प्रीवियस स्लाइड में जानते हैं जहाँ पर कोनिडिया के बारे में, तो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर इन फंजाई, ये आपको समझ में आ गया, खूब बता दिया, ठीक है। फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अब अगर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में बनता है, जानते हो तुम, याद रखना फंजाई में क्लेमाइडोस्पोर जो होता है वो अनफेवरेबल बनता है, ठीक है। तो उसको छोड़कर बाकी सब क्या है? फेवरेबल कंडीशन में। तो अगर कोनिडिया फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, तो अगर कोनिडिया फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है तो हमने कहा अगर फेवरेबल कंडीशन में बन रहा है और टेरेस्ट्रियल है तो उसके पास वॉल होगी, और वॉल थिन होगी कि थिक होगी? तो फेवरेबल ही हमें बता रहा है कि कौन सी वॉल हो जाएगी? थिन वॉल है। और क्योंकि ये जमीन में है, एस्कोमाइस्टिस तो जमीन में है ना, ऊमाइस्टिस ये केवल पानी में है, तो ऑब्वियस ये नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजेलेटेड होगा, और हेंस क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल फंजाई। तो हेंस इन कहाँ बनेगा? टेरेस्ट्रियल फंजाई। फिर माइटोसिस से बनेगा तो माइटोस्पोर, एस्कस एंजियम जैसा कोई वर्ड नहीं है तो एक्सोजिनस, और चेन लाइक मैनर में बनेगा। और बेसिपिटल का मतलब हो जाएगा जो यंगेस्ट है वो किधर की ओर होगा? बेस के पास होगा। मतलब अगर हमारे पास कुछ भी पॉइंट याद मत करना, कोनिडिया है तो एसेक्सुअल स्पोर होगा, सेक्सुअल अगर होता तो फिर फंजाई की क्लासेस सब क्लासेस के बेसिस पर उसका नाम आता। सोचा हमको ये समझ में आ गया। अगर एसेक्सुअल है तो माइटोसिस से बनेगा, ठीक है। फंजाई हैप्लॉइड होता है तो ये भी हैप्लॉइड होगा, यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। इसमें एस्कस एंजियम सैक जैसा वर्ड नहीं आ रहा है तो हर हाल में ये कैसा होगा? एक्सोजिनस होगा, ठीक है। और फिर ऑब्वियस है कि क्या कहते हैं, ये जो कोनिडिया है ये हायर फंजाई में बनता है, सबके सब टेरेस्ट्रियल है, तो इसका मतलब थिन वॉल्ड है। और अगर ये थिन वॉल्ड है तो ये फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। इसका मतलब है कि ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। इसका डायग्राम अगर हमें तुरंत याद आ जा रहा है तो कोनिडिया बेरिंग स्ट्रक्चर को कोनिडियोफोर कहते हैं। चेन लाइक मैनर में अरेंज होता है, बेसिपिटल होता है। तो सबसे पॉपुलर स्पोर होता है, कौन सा सबसे पॉपुलर स्पोर होता है? कोनिडिया। तो सबसे पॉपुलर स्पोर होने की वजह से ही ये एस्कोमाइसिटीज लिखा हुआ है, हमने इसका प्रॉपर डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से आता है तो आप पहचान ले जाओगे। कोनिडिया के बाद क्लेमाइडोस्पोर, हमने कहा था ना एक स्पोर आप ध्यान रख लो, क्लेमाइडोस्पोर। तो फंजाई के केस में ये जो क्लेमाइडोस्पोर होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना कि अनफेवरेबल में क्लेमाइडोस्पोर बस, ठीक है। और बाकी सब आपको, तो जैसे ही अगर हमने तुमसे कहा कि क्लेमाइडोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है तो अनफेवरेबल कंडीशन से क्या आ जाएगा? थिक वॉल आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही थिक वॉल आ गया तो थिक वॉल से मीन्स फॉर पेरिनेशन आ जाएगा, और जैसे ही मीन्स फॉर पेरिनेशन आ गया तो मीन्स फॉर पेरिनेशन से इकोलॉजी में कौन सा एडेप्टेशन पहुंच गया? तो इकोलॉजी में सस्पेंड एडेप्टेशन पहुंच गया। एक पॉइंट से ही हम लोगों ने सारे पॉइंट। अब ये जो क्लेमाइडोस्पोर होता है, ठीक है, तो ये नॉन मोटाइल होगा, नॉन फ्लैजेलेटेड। देखो जू स्पोर के बाद जितने भी हैं, ठीक है, जू स्पोर में ZOO आया है ना, एनिमल लाइक नेचर, लोकोमोशन, फ्लैजला, याद रखना। उसके बाद जितने भी स्पोर हैं कहीं पर भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है। और आपको पता है फंजाई के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। आप ये समझो कि फंजाई आपका 50% साथ ही साथ तैयार हो रहा है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंजाई, एल्गी सब तैयार हो रहा है, ठीक है। अगर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताएं, ठीक है, हाँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि oomaistes को छोड़कर ये जितने भी फंजाई होते हैं, जाइगोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस, इनकी पूरी लाइफ साइकिल में मोटाइल स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है ना, तो अगर आपसे मोटाइल स्ट्रक्चर अब्सेंट के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो याद रखना जाइगोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस, ड्यूटेरोमाइस्टिस, ये सब के सब टेरेस्ट्रियल है, और उनकी पूरी लाइफ साइकिल में, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल हो चाहे सेक्सुअल लाइफ साइकिल हो, मोटाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अब क्लेमाइडोस्पोर एक्सोजिनस होगा कि एंडोजिनस होगा? तो इसमें एंजियम सैक, एस्कस जैसे वर्ड नहीं आ रहे हैं, तो हर हाल में ये कैसा होगा? एक्सोजिनस होगा। अब ये कहते हैं एक्सोजिनस में ये टर्मिनल होता है या फिर क्या होता है? इंटरकैनरी टर्मिनल। अब जैसे फंजाई बनाया तो एकदम अपेक्स में बन जाएगा तो उसको हम लोग टर्मिनल कहेंगे, या फिर बीच बीच में बनेगा, तो बीच बीच में जैसे बनेगा, तो जैसे हमने ये बना दिया, यहाँ पर एक बना दिया
और मान लो एक हम कहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, तो या तो टर्मिनल हो सकता है, और या फिर देखो यहाँ पर बना फिर छोड़कर फिर यहाँ पर बना, तो या तो ये टर्मिनल हो सकता है या तो क्या हो सकता है, इंटरकैलरी। लेकिन टर्मिनल और इंटरकैलरी को भी हम बंद स्ट्रक्चर के अंदर नहीं मानेंगे, तो इस वजह से ये क्या है, एक्सोजेनस ही है। और अगर एंडो होता तो हर हाल में इसके नाम में एंजियम, सैक या एस्कस जैसे कुछ वर्ड आते हैं। ठीक है, ये कहाँ बनता है, तो ये ध्यान रखना कि ये जाइगोमाइस्टीज में बनता है। ठीक है, तो जाइगोमाइस्टीज में कौन होते हैं, राइजोपस होता है और म्यूकर होता है। ठीक है, अगर हम उसमें देखें बेसिडियोमाइस्टीज में, तो बेसिडियोमाइस्टीज में रस्ट आपने सुना होगा, स्मट सुना होगा, तो रस्ट और स्मट के केस में भी क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो वहां पर जो टीलियोस्पोर्स वर्ड हम लोग लिखते हैं, तो टीलियोस्पोर एक तरह का क्लेमाइडोस्पोर ही है, किसका, बेसिडियोमाइस्टीज का। तो हमने लिख दिया है कि टीलियोस्पोर आर एक्चुअली क्लेमाइडोस्पोर ऑफ रस्ट एंड स्मट। ठीक है, तो रस्ट और स्मट डिसीज होती है ना, बेसिडियोमाइस्टीज में बनता है। अब अगर आपसे एग्जामिनर टीलियोस्पोर के बारे में कभी पूछ दे, तो टीलियोस्पोर बोलते ही आपके दिमाग में किसके पॉइंट चलने लगने चाहिए, क्लामाइडोस्पोर। इसका मतलब है कि ये भी कैसा होता का, ये भी एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो टीलियोस्पोर एक तरह से क्लामाइडोस्पोर ऑफ रस्ट एंड स्मट है। ठीक है, और लास्ट हम लोग देखते हैं एकाइनेट। ठीक है, एकाइनेट जो होता है आपने कभी पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी हार्मोगोनिया, हार्मोस्पोर, हिप्नोस्पोर है ना, ओइडिया, उन लोगों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही आपसे एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप एज इट इज उसको ध्यान रख लेना। ठीक है, वैसे अगर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पर हार्मोगोनिया पढ़ाया गया होगा, हार्मोस्पोर पढ़ाया गया होगा। ठीक है, हिप्नोस्पोर भी एक तरह से क्या होता है, थिक वर्ड प्लेनोस्पोर होता है, वो भी आप रहने दो। ओइडिया जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में सुगर रिच मीडियम में बनता है, वो भी रहने ही दो। ठीक है, तो बस हाँ, उनके नाम से अवेयर हो जाओ कि हार्मोस्पोर भी होता है, ओइडिया भी होता है, हिप्नोस्पोर भी होता है। ठीक है, बाकी हाँ, ये जो चार पांच हम आपको बता रहे हैं ना, जूस्पोर, ठीक है, एप्लेनोस्पोर, दोनों को मिलाकर स्पोरेंजियोस्पोर, फिर कोनिडिया बताया, क्लेमाइडोस्पोर बताया, एकाइनिड बताया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग एकाइनेट की बात करें, तो एकाइनेट अगर हमने ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़ा है तो वहाँ पे पढ़ा है। अगर एल्गी में की बात करें तो अच्छा, हमने बीजी एंड एल्गी को अलग अलग क्यों लिखा है, सबको पता है ना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी जरूर इसके नाम में, लेकिन ये एल्गी नहीं होता है, ये प्रोकैरियोट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होता है। और एल्गी क्या है, तो एल्गी तो नॉर्मल यूकैरियोट है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ग्रीन एल्गी, स्पायरोगायरा ही ले लो, तो यहाँ पर क्या होता है, बीजी और एल्गी में जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो कोई जो वेजिटेटिव सेल है, अब देख रहे हो यहाँ पे ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है, अब इसमें ये वाली जो वेजिटेटिव सेल है ये कैसी हो गई है, थिक वॉल्ड हो गई है, और इसने फूड को क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है। तो फूड को स्टोर करने की वजह से देखो हमने ज़्यादा यहाँ पर ग्रेन्यूल्स बना दिए हैं। अगर हम यहाँ पर ग्रेन्यूल्स बनाएं, यहाँ पर अगर हम ग्रेन्यूल्स बनाएंगे तो देखो थोड़े थोड़े बनाए। ठीक है, और यहाँ पर ग्रेन्यूल्स देखो हमने कितने सारे बना दिए। तो यहाँ पर ग्रेन्यूल्स अगर हमने बहुत सारे बना दिए हैं, तो हम आपको यही बताना चाहते हैं, एकाइनेट क्या होता है कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो कोई वेजिटेटिव सेल जो है वो फूड को स्टोर कर लेता है, थिक वॉल हो जाता है, और थोड़ा सा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसको हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे भी कर दे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये एक स्ट्रक्चर आपको ऐसी लग रही है कि जो बाकी सबसे क्या हो गई है, बाकी सबसे अलग हो गई है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में कोई वेजिटेटिव सेल फूड को स्टोर करके क्या हो जाती है, फूल जाती है, फूड को स्टोर करके फूल जाती है, और इसमें ये इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा और क्लियर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये ना लगे कि ये फूल गई है तो इसकी वॉल में बहुत ज़्यादा थिक होती चली गई है, इस वजह से फूल गई है, नहीं।
थिक वॉल तो हो जाता है, लेकिन ये जो इसमें जो स्वेलिंग आती है वो फूड को स्टोर करने की वजह से आती है, ठीक है। तो इसमें जो स्वेलिंग आती है वो फूड को स्टोर करने की वजह से आती है, तो हम कुछ इस तरह से बनाएं, ठीक है। अब सही है। तो ये क्या होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आती है तो ये जो वेजिटेटिव सेल होती है ये थिक वॉल हो जाती है, फूड को स्टोर कर लेती है और इसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। बाकी सारी सेलें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, तो उनकी डेथ हो जाएगी। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग एकाइनेट कहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो एकाइनेट क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। और जर्मिनेट करने का मतलब है कि थिक वॉल क्या होगा, तो थिक वॉल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिजॉल्व होने लगेगा, वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करेगा और फिर से नया फिलामेंट, या फिर जिस तरह से नया क्या कहते हैं फिलामेंट है तो फिलामेंट बन जाएगा। अगर थैलाइड बॉडी है तो थैलाइड बॉडी का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो एकाइनेट एक तरह से पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर और सस्पेंड एडेप्टेशन में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इट जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू क्या हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से स्पोरुलेशन के थ्रू हम लोगों ने जितने भी क्या कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरुलेशन के थ्रू जहाँ जहाँ जिस जिस तरह से पॉसिबल है वो सब हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब जल्दी से अगर हम लोग 2 मिनट में पूरा क्या कहते हैं रिवाइज कर लें, तो एकाइनेट सबको याद है ना, अनफिल्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो वेजिटेटिव सेल है वो थिक वॉल्ड हो जाएगी, फूड को स्टोर कर लेगी, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा और सबको एकाइनेट। और बाकी तो ये अपने आप में क्या होगा, तो बाकी तो ये अपने आप में बहुत अलग से, इसको बहुत स्पोर लाइक स्ट्रक्चर नहीं कह सकते हैं, तो इसको हम लोग प्रॉपर क्या कह देते हैं, एकाइनेट। फिर भी हमने इसको आपको स्पोर में पढ़ा दिया क्योंकि नॉर्मली ये स्पोर में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लेमाइडोस्पोर, तो समझ गए क्लेमाइडोस्पोर थिक वॉल होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा, मींस फॉर पेरिनेशन हो जाएगा, आपको पता ही है। क्लेमाइडोस्पोर कहाँ बनेगा, जाइगोमास्टिस में, राइजोपस में, और क्या बनेगा, म्यूकर में। टीलियोस्पोर में तो आपको याद है ना, क्लेमाइडोस्पोर ऑफ रस्ट एंड स्मट को हम लोग टीलियोस्पोर कहेंगे। बाकी तो आपको कोनाइडियोफोर समझ में आता होगा। पेनिसिलियम में आपको रैमी, मैचुली, स्ट्रिगमेटा और ये कोनिडिया समझ में आता होगा। और इस तरह से एस्परजिलस पेनिसिलियम का आप डायग्राम आएगा तो आप लोग पहचान ले जाओगे, कोनिडिया चेन लाइक मैनर में, बेसिपिटल मैनर में, और आपको एक्सोजिनस समझ में आ रहा है। एस्को और ड्यूटेरियम में बनेगा क्योंकि बेसिडियोमास्टिस में कॉमनली सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, आपको पता ही है। फेवरेबल कंडीशन में बनेगा तो थिन वॉल होगा। बाकी अगर टेरेस्ट्रियल में बन रहा है तो नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजेलेटेड होगा। माइटोस्पोर होगा, फाउंड थ्रू माइटोसिस से हो जाएगा। एप्लानोस्पोर की बात करें तो नॉन फ्लैजेलेटेड एप्लानोस्पोर आपको होता है ना, उसमें बनेगा। फाइकोमास्टिस में ओमास्टिस, जाइगोमास्टिस तो ये जाइगोमास्टिस में नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजेलेटेड होगा। टेरेस्ट्रियल जाइगोमास्टिस राइजोपस म्यूकर में बनेगा। बाकी रेड एल्गी में ही बन जाएगा, स्पाइरो वगैरह जैसे ग्रीन एल्गी में बनेगा। दोनों रिलेटेड है तो दोनों में एक जैसे स्पोर बनते हैं, तो एप्लानोस्पोर, जूस्पोर, इसमें एप्लानोस्पोर, इसमें जूस्पोर, और दोनों को भी मिलाकर हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही क्या होते हैं, एंडोजिनस होते हैं, ठीक है। बाकी जूस्पोर के बारे में आपको पता है, जूस्पोरेंजियम के बारे में पता है, स्पोरेंजियोफोर। अब जैसे यहाँ पर अगर हमने फ्लैजला लिख रखा है तो जूस्पोर, अगर हम लोग फ्लैजला हटा देंगे तो ये स्पोरेंजियोस्पोर हो जाएगा, और क्या कहते हैं इसको हम लोग स्पोरेंजियम कह देंगे और इसको हम लोग स्पोरोकार्प कह देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो एप्लानोस्पोर में भी यही डायग्राम बनेगा, बस क्या होगा कि जूस्पोर में फ्लैजला नहीं होगा। बाकी स्पोरेंजियोस्पोर के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है। बाकी किस तरह से सेक्सुअल स्पोर माइटोसिस के थ्रू फिर डिस्पर्सल होता है, और फिर जितने भी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर है इसके नाम आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमने सेक्सुअल स्पोर की नेमिंग आपको बता ही दी है, ठीक है। ये माइटो भी हो सकता है, म्यू भी हो सकता है, जनरली हैप्लॉइड है, लेकिन ये हैप्लॉइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डिप्लॉइड। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो स्पोर होते हैं ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, लेकिन जो जनरली होगा वो कैसा होगा, तो जनरली ये स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हाँ, ये वाले जो मियोस्पोर है, तो आप मियोस्पोर के केस में क्या कह सकते हो, तो मियोस्पोर के केस में आप इस बात को लिख सकते हो कि मियोस्पोर ऑलवेज क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्पोरुलेशन इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसको हम लोग नेचुरल तरीके से भी कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो भी पढ़ेंगे, और आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है।